जगह मत देखो, बड़ा अच्छा बना है, बड़ा अच्छा बना है। एक बार हम पढ़ लें। ये नहीं लगता कि जैसे आंसू आए कोई दब के रहे हैं। ये तो आपको पहले कितनी देर में आ सकते भाई? आइए, मैं बात कर रहा हूँ। बड़ी फिल्म मैं नहीं सबसे अशोक जी, केदार जी, थानवी जी, मैनेजर पांडे जी, श्री ओम प्रकाश जी से अनुरोध करूँगा कृपया मंच पर आए और प्रकाशन संस्थान के श्री पवन जी को कह दिया कहा कृष्ण शर्मा जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो ग्रंथावली है उसके लोकार्पण के मौके पर उपस्थित हुए हैं। तो वैसे तो हिंदी में ग्रंथावलियां आती रहती हैं, आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, पर रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली का आना अपने आप में एक घटना है। घटना में सिर्फ एक क्लीशे के रूप में नहीं कह रहा हूं, बल्कि सचमुच ही अगर किसी ग्रंथावली को बहुत पहले आ जाना चाहिए था और जो बहुत देर से आ रही है तो वह रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली है। लेकिन है देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए निश्चित रूप से प्रकाशन संस्थान हर्षित शर्मा की जो उन्होंने देरी की क्षतिपूर्ति की कोशिश की है उसके लिए मैं उनको अवश्य एक साधुवाद देता हूँ। आप जानते हैं कि हिंदी में रामचंद्र शुक्ल एक समादृत आलोचक है, लेकिन आलोचक कह देने से बात बनती नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है द क्रिटिक, वो भी शायद कम वजन है उनका। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में आलोचना ही नहीं लिखी, साहित्य का इतिहास ही नहीं लिखा हिंदी साहित्य का, बल्कि हिंदी साहित्य के संस्कार बनाए। हिंदी साहित्य का संस्कार सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने बनाया वो उसमें सबसे बड़ा नाम रामचंद्र शुक्ल का है। और ऐसे व्यक्ति की ग्रंथावली न होना और ऐसे समय जो उनकी कई किताबें अप्राप्य हैं, दुष्प्राप्य हैं और आप पुस्तकालयों में भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगी, लोगों के निजी लाइब्रेरी में ढूंढेंगे तभी नहीं मिलेगी। तो ऐसी पुस्तकों को एक साथ देखना, ऐसे समय में जब रामचंद्र शुक्ल के एक पूरी सदी जब हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल की बनाई हुई जी 20वीं सदी,
और 21वीं सदी में जो हिंदी साहित्य है उसके भी संस्कार अभी बहुत कुछ शुक्ल जी के द्वारा बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से इसीलिए मैं कहूँगा इस ग्रंथावली का प्रकाशन एक घटना की तरह है और इस घटना का पूरे हिंदी साहित्य को स्वागत करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ, अध्ययन के साथ ओम प्रकाश सिंह जी ने इस ग्रंथावली का संपादन किया है, उसको एक तरतीब से रखा है। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस ग्रंथावली में उनकी जो अपनी समझदारी बनी है, इस ग्रंथावली को लाने में उनकी जो भूमिका और जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका लिखी है, बहुत शोध किया उस भूमिका पर, उसके बारे में बताएं इस ग्रंथावली के संपादक आदरणीय प्रोफेसर नामोर सिंह जी, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी, ओम फारूकी, रविंद्र त्रिपाठी जी, हरीश्वर शर्मा जी और सभागार में उपस्थित विद्वत सदस्य। अभी बात हो रही थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथावली को पहले आ जानी चाहिए और दूसरी तरफ संकेत किया गया कि आचार्य शुक्ल केवल साहित्य के ही नहीं बल्कि और अनुशासनों में दूसरे विषयों में, दूसरी विधाओं में रचनारत रहे। ग्रंथावली तो बहुत पहले आ गई होती, इसको मैंने दिसंबर 2005 में ही तैयार कर दिया था, लेकिन 2-3 दिन का काम रह गया था। उसी समय मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और अब तक उससे उबर नहीं पाया। कुछ काम उस समय जो छूट गया था, जिस चीज को मैंने ये सोचा था कि बाद में लग करके और थोड़ा मेहनत से कर लूंगा, मैं अपनी कमजोरी बताऊं कि उसको मैं कर नहीं पाया, आज तक नहीं कर पाया। कहीं कहीं ऐसी चीजें ग्रंथावली में रह गई हैं जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ेगी, फिर मैं देखूंगा उसको। शुक्ल जी हिंदी के पहले व्यवस्थित आलोचक हैं। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि जिनके पास मोबाइल है कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डालें। आप देखेंगे कि एक तरफ तो वे हिंदी आलोचना के सिद्धांत पक्ष पर बात कर रहे थे, दूसरी तरफ व्यवहार पक्ष पर बात कर रहे थे, अनुवादों पर बात कर रहे थे। तमाम या विश्व में साहित्य की जो हलचल चल रही थी, उन हलचलों को अनुवाद के माध्यम से ले आ रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, तमाम लेखन उन्होंने अपना अंग्रेजी में किया और अब तक उनके अंग्रेजी लेखन का अधिकांश हिस्सा ऐसा था जो अप्राप्त था, या अगर कुछ प्राप्त भी था, कुछ मिला भी था, तो आधा अधूरा। और उस आधे अधूरे को लेकर के भी खूब बहस हुई। संयोग से जिन पक्षों पर बहस हो रही थी, तो ये सारे पक्ष उसी लेख में मौजूद थे, लेकिन अपने शुरुआती दौर में जब वो छपा तो थोड़ी एडिटिंग के क्रम में जो काट दिया गया था, वो यही से काट दिए गए थे जिन चीजों को लेकर के बहस हो रही थी। मैं चिंता बड़ी भाग 4 पर काम कर रहा था, ठीक से कर नहीं पाया। हालांकि वो पुस्तक आई आचार्य रामचंद्र शुक्ल शोध संस्थान बनारस से, तब शुक्ल जी पर राइटिंग फ्री नहीं हुए थे। और उस समय काम करते हुए बनारस में मुझसे कहा गया कि आप संभल कर काम करिए। एक तरह से वो चेतावनी थी, और चेतावनी उन लोगों के द्वारा दी गई थी जो ये समझते थे कि शुक्ल जी पर या शुक्ल जी की राइटिंग मेरे पास है। लेकिन मुझे संतोष है कि उस समय आचार्य शुक्ल के जो परिवार के लोग थे, या कहिए जो दरअसल उनके अवधि साहित्यिक उत्तराधिकारी हैं,
मेरा इशारा श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर मुक्ता की तरफ है। डॉक्टर मुक्ता आज हम लोगों के बीच में बहुत कम समय की नोटिस पर वे बनारस से चली आई। परसों उन्होंने मुझे फोन किया कि सुना कि ग्रंथावली का विमोचन हो रहा है। उनका ये उलाहना भी मिला कि हम लोगों को पूछा नहीं गया। हमने कहा नहीं, आप आ जाइए, मुक्ता है हमारे बीच में। तो उसी समय चिंतामणि भाग 4 के लिए जो संकलन संपादन का काम करते हुए ये लगा कि ग्रंथावली पर भी काम किया जा सकता है। और यह योजना जब शुक्ल शोध संस्थान के लोगों से बताया गया तो वे बड़े उत्साहित हुए और भरपूर मदद उनमें की। खास तौर से गुप्ता जी ने ग्रंथावली के लिए तमाम अनेक दुर्लभ चीजें मुझे थी। मेरा संकेत फोटोग्राफ्स की तरफ और चीजों की तरफ है। आप उसी तरह जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वैसे ही आप देखेंगे इस ग्रंथावली में एक और छोटा सा इतिहास है जो अंग्रेजी में लिखा गया था। यह 60 हिस्ट्री ऑफ नागरी प्रचारणी सभा 1893 से 1915 तक, उसका हिंदी और अनुवाद भी दिया गया है। मूल अंग्रेजी में यह प्रति इसकी प्रति मुझे मुक्ता जी से मिली थी। मैं बड़ा परेशान था कि इसे मैं कहां से पाऊंगा, नहीं मिल रहा। ऐसे ही मुझे याद है कुछ अंग्रेजी की तमाम ऐसी चीजें, 2-3 लेख ऐसे, और ये कहा जाए कि वे चिंदी भी हो चुकी थी। बहुत जोड़ घटा करके इनको बनाना पड़ा। वो रूप बना और जिस रूप में है वो आपके सामने रखा गया है। कहीं कहीं उनके अनुवाद में कुछ अनुवादकों द्वारा एकाध कमियां रह गई है जिनको बाद में दूर कर लिया जाएगा। शुक्ल जी के लेखन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विज्ञान से संदर्भित था। जो चीजें कहीं से ली गई थी लेकिन जहां से ली गई थी उनको स्वीकार किया गया था। अखंडत्व जैसा लंबा लेख जो आज तक नहीं मिल रहा था, और वह अखंडत्व को विश्व प्रपंच के साथ मिला करके देखना चाहिए। तमाम पुस्तकों की भूमिकाएं तो हमें उनकी उपलब्ध थी लेकिन वे मूल रूप से उपलब्ध नहीं था। उन्हें में वेस्टइंडीज के भारतवर्षीय वर्णन और इन सब की तरफ नहीं ध्यान दिया। एक और चीज की तरफ मैं संकेत करना चाहूंगा। ग्रंथावली में आप देखेंगे कि भाषा से संदर्भित शुक्ल जी के 11 या 12 लेख हैं। कुछ पहले भी आ गए थे, कुछ लेख बिल्कुल नए आए हैं, और कुछ खास तौर से ऐसे लेख जो अंग्रेजी में लिखे गए थे, हिंदी एंड मुसलमान, तो खास तौर से हमारा ध्यान खींचते हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखती हूँ। कविता क्या है? एक ऐसा निबंध है जिसे शुक्ल जी जीवन पर्यंत लिखते रहे। ग्रंथावली में आप उसके 3 ड्राफ्ट पाएंगे। इसी तरह जैसे वे कविता क्या है जीवन पर्यंत लिखते रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी जीवन भर लिखते रहे। बार बार भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी 3-4 लेख हैं अपने समकालीनों, अपने बुजुर्गों के प्रति। लगातार में नागरिक पत्रिका में या दूसरी पत्रिकाओं में लिख करके जो सम्मान व्यक्त किया है वो भी यहाँ से मान्य कर लिया है। आज ग्रंथावली लोकार्पित हो रही है और वह अब तो इसके असली समीक्षक आप होगी, इसका मूल्यांकन आप करेंगे। मैं बहुत विस्तार में न बता करके आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि आप इसे देखें, समझें, मूल्यांकित करें। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन लोगों से मुझे सामग्री मिली थी। कुछ लेख मुझे अमरनाथ जी ने कलकत्ता से केवल टेलीफोन कर देने भर से ही भिजवा दिया था, और जहां तक मुझे पता है कि उनको कई दिन इंडिया ऑफिस में परेशान होना पड़ा था उन लेखों के लिए। तमाम लोगों की प्रेरणा, प्यार, सहयोग का परिणाम यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली है। और मेरे लिए विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि कम से कम आज रामचंद्र शुक्ल के जन्मदिन पर ही यह ग्रंथावली लोकार्पित हो रही है। धन्यवाद। को हिंदी साहित्य में जितना नामवर जी ने आगे बढ़ाया, खींचा, उतना दूसरे आलोचकों ने नहीं किया। उनकी जो किताब है दूसरी परंपरा की खोज,
वह द्विवेदी जी पर है, रामचंद्र शुक्ल पर है, ये कहना कठिन है। अभी तो वो फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो किस पर है। इसके बारे में याद नामवर जी को बोलना पड़ेगा। खुद जो दूसरी परंपरा बनाई गई थी, पहली परंपरा, खुद उस पहली परंपरा का मूल्यांकन क्या हिंदी में हुआ है। रामचंद्र शुक्ल की प्राइमरी परंपरा की बात मैं कह रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आप लोग सब जानते हैं, मेरे कहने की कोई बात नहीं कि शुक्ल जी ने सिर्फ हिंदी साहित्य का नहीं, भारतीय साहित्य की समझ बनाई। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि सबसे बड़े कवि हैं, और क्यों बड़े कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। वो कालिदास से भी एक बड़ा दर्जा दिया। तो ये जो सारी बातें हैं हमारी परंपरा बनाने, जिन्होंने परंपरा को निर्मित किया, परंपरा की समझ बनाई, जिसके बरक से दूसरी परंपरा की बात चली और जिसने बात चलाई, वो नामवर सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले वे ग्रंथावली का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद वक्तव्य देंगे। मैं हरिश्चंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे ग्रंथावली नामवर जी के सामने रखें। यहाँ लाएं ग्रंथावली का लोकार्पण। पूरा सबका वाइट शॉट ले लिया, थोड़ा क्लोजअप मार देते, ठीक है। अब मैं नामवर इसका केदारनाथ जी, ग्रंथावली के संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, अशोक जी, पांडे जी, ओम जी, प्रकाशन संस्थान के स्वामी हरिश्चंद्र जी, रविंद्र त्रिपाठी जी और सभी साहित्यिक मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथावली का प्रकाशन सचमुच एक ऐतिहासिक घटना है और यह एक असाध्य साधन था जिसे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने संपन्न किया। उसके लिए वे हर तरह से मेरी ओर से और आप सबकी ओर से बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ ही ये बड़ा काम और बड़ी जिम्मेदारी हरिश्चंद्र जी ने निभाई, प्रकाशन संस्थान की ओर से उसे प्रकाशित करके। वे भी उसी प्रकार हमारे साथ वाक्य पात्र हैं। कायदे से इस ग्रंथावली का लोकार्पण करने का अधिकार मेरी दृष्टि में केवल दो आदमियों को है। एक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े बेटे केशव चंद्र शुक्ल।